जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था और आज उसी सीरीज को आगे लेके चलेंगे, जिसमें से आज हम मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे कि मेंडलीव ने क्या कहा और उनसे संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों को देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके मेंडलीव के बारे में जान लेते हैं और उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो जो मेंडलीव का नाम है दोस्तों, उसका नाम दिमित्री मेंडलीव है। क्या है? दिमित्री मेंडलीव है। दिमित्री मेंडलीव। जब दिमित्री मेंडलीव आया था, जब दिमित्री मेंडलीव ने खोज कर रहा था दोस्तों, तो उस टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स का खोज हुआ था। मैं एलिमेंट्स क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले क्लास में आप हम लोगों ने मिल के देखा कि किस किस ने, मतलब कि जब कितने एलिमेंट का खोज हुआ था किसके कार्यकाल में, ये कितने बार पूछा गया है। तो जब दिमित्री मेंडलीव आया था तो उस टाइम दोस्तों 63 एलिमेंट खोज हो चुका था और उन्हीं पे दिमित्री मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल इसी एलिमेंट संबंधित को के बारे में बताया था। और ये जो दोस्तों 1869 में आए थे, 1869 में इन्होंने इनके बारे में बताया था। और सबसे पहला बात दोस्तों, जब हर किसी ने पीरियोडिक टेबल को अपने तरीके से सजाने का प्रयास किया, तो इन्होंने जो प्रयास किया था वो क्या किया था, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया। एटॉमिक मास के आधार पर सजाया। और वैसे भी हम लोगों ने दोस्तों कल देखा था कि सिर्फ मोजले एक ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर के अनुसार, एटॉमिक नंबर के अनुसार पीरियोडिक टेबल को सजाया था। बाकी सभी ने एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था। सिर्फ एटॉमिक परमाणु संख्या के आधार पर सजाने वाला मोजले थे, बाकी हर किसी ने क्या किया था, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था। तो अब तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया दोस्तों कि एटॉमिक मास के आधार पर जो सजाने वाले थे वो दिमित्री मेंडलीव भी उनमें से थे एक। और दोस्तों जो फादर, जो जो सही ढंग से अगर किसी ने सजाया था स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले दिमित्री मेंडलीव नहीं सजाया था। इसीलिए दिमित्री मेंडलीव को फादर ऑफ फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने क्या क्या कहा था कि हाइड्रोजन, और जब पीरियोडिक टेबल को सजाया तो हाइड्रोजन को क्या किया उन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस एलिमेंट मान लिया। क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो बेस एलिमेंट होता है ना, वो बेस एलिमेंट मान लिया कि इन्हीं से आधारित हम कि सारे एलिमेंट को सजाएंगे, उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम, जो पीरियड होता है, यानी कि जो पीरियड या जो ग्रुप होता है दोस्तों, जैसे जैसे हम पीरियड जैसे बढ़ेगा, पीरियड जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे सेल की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। पीरियड आने की दोस्तों आवर्त जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे सेल आने की कक्षा की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। कक्षा की संख्या क्या होगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा। उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की को बेस मानकर सजाया था। उन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस मानकर सजाया था। तो ये क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। तो उन्होंने कैसे सजाया था दोस्तों, इनके बारे में पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो पहला ग्रुप होगा, जो पहला ग्रुप होगा, जो पहला ग्रुप होगा, पहला ग्रुप होगा, इसमें ऐसे तत्वों को रखा जाएगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक हो। क्या होगा, एक हो। या वैलेंसी कितना हो, एक हो। वैलेंसी कितना हो, एक हो। और जो जैसे कि दोस्तों अगर आर कोई तत्व है हमारा, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने क्या माना है, बेस माना है। तो आर के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा, R2O बनेगा। क्योंकि आर का जो आर अगर पहला ग्रुप का तत्व है हमारा, तो वो हमारा क्या होगा, उसका वैलेंसी एक होगा। क्योंकि पहला ग्रुप में उन्होंने क्या कहा, जो पहला ग्रुप में हम वैसे तत्व को रखेंगे जिसका वैलेंसी क्या होना चाहिए, एक होगा। तो मान लें कि पहला ग्रुप का तत्व क्या है, आर है। तो उसके साथ रिएक्शन जब करेगा तो हमारा क्या होगा, तो ऑक्सीजन का हम क्या जानते हैं, उसका जो वैलेंसी होता है वो -2 होता है और इसका +1 होता है। तो जब इक्वेशन जब मिलता है तो ये क्या करता है, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता है। तो ये R2O बना लेगा, क्या करेगा, R2O बना लेगा। और आर जो है,
एच के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आर एच का निर्माण करेगा। क्या करेगा? आर एच का निर्माण करेगा। तो ये पहला ग्रुप के बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन दूसरा ग्रुप, जब सेकेंड ग्रुप के बारे में जब गया तो सेकेंड ग्रुप में कहा कि सेकेंड ग्रुप में उसी को रखेंगे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कितना हो? 2 हो। तो 2 तत्वों का जिसका वैलेंसी था उसे रखा उन्होंने सेकेंड ग्रुप में। तो उन्होंने फिर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन करके देखा कि अगर मान लेते कि पहला जो दूसरे ग्रुप का जो पहला तत्व होगा वो मान लेते क्या है? बेरियम है। तो क्या है? बेरिलियम है। और बेरिलियम का संयोजकता 2 होता है और ऑक्सीजन का भी संयोजकता क्या होता है? 2, यानी कि इसका 2 प्लस होता है, इसका 2 माइनस होता है। तो दोनों ये क्या करेगा? एक दूसरे से बीईओ का निर्माण करेगा। बीई यानी कि बेरियम है दोस्तों, यहाँ पे बी ए होगा। क्या होगा? बी ए। तो बी ए यानी कि ये बन जाएगा। और जब और उसी प्रकार दोस्तों मैग्नीशियम का जब रिएक्शन करवाया जाएगा, मैग्नीशियम का भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो इसका क्या है? 2 है वैलेंसी, इसका -2। तो ये क्या करेगा? एमजीओ का निर्माण करेगा। तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या माना गया दोस्तों? बेस माना गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस माना गया और इन्हीं के आधार पर क्या किया गया था? इलेक्ट्रॉन को सजाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कहा था दोस्तों कि जैसे कोई ग्रुप, जैसे कि ये ग्रुप नंबर मेरा 1 है। क्या है? ग्रुप नंबर अगर ये ग्रुप नंबर 1 है तो इस ग्रुप में जितने भी तत्व होगा, इस ग्रुप में जितने भी तत्व होगा, सबका इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी होगा या संयोजकता होगा वो क्या होगा? सेम होगा। संयोजकता या वैलेंसी क्या होगा? सेम होगा। अगर पहला ग्रुप में इसका 1 संयोजकता है तो जो दूसरा ग्रुप होगा इसमें संयोजकता क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा ग्रुप होगा तो इसमें संयोजकता क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार क्या होगा? कक्षा बढ़ता जाएगा और चलता जाएगा। और उस टाइम दोस्तों जब इसी प्रकार क्या था, जो ग्रुप की बात करें तो जो टोटल ग्रुप था मेंडलीव का, जो आवर्त सारणी में, वो टोटल ग्रुप कितना था? 8 था। टोटल ग्रुप कितना था? 8 था। और टोटल पीरियड की बात करें तो टोटल पीरियड कितना था? 7 था। तो 8 ग्रुप था और 7 क्या था? पीरियड था दिमित्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल देने के समय में। तो उन्होंने 8 ग्रुप में और 7 पीरियड में सजाया था। लेकिन दोस्तों वो काफी हद तक, अगर काफी हद तक बात करें तो इन्होंने काफी हद तक क्या किया? इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सही तरीके से सजाया था। काफी हद तक सही तरीके से सजाया था। और एक उन्होंने यह भी बताया था कि जो हमारा ब्रॉन और एल्युमिनियम और सिलिकॉन जो है, बोरॉन, एल्युमिनियम और जो सिलिकॉन है, इसका इका एलिमेंट आएगा। क्या आएगा? इका क्या आएगा? इका एलिमेंट आएगा। इका एलिमेंट का क्या अर्थ है दोस्तों? कि खाली जगह छोड़ दिया। इका एलिमेंट का अर्थ क्या है? खाली जगह छोड़ दिया। कि इसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये बोरॉन है हमारा, यहाँ पे बोरॉन हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया और ये सिलिकॉन हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? बोरॉन। और ए से क्या हो गया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। और एस से क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। एस से क्या हो गया? ऐसा ही लिख देते हैं। एस से क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। और उन्होंने कहा था कि बोरॉन, इक्का बोरॉन, यानी कि इक्का बोरॉन, ये इक्का बोरॉन है दोस्तों। जो इक्का बोरॉन के बाद जो हमारा आएगा वो स्कैंडियम तत्व आएगा। उन्होंने खाली जगह छोड़ दिया और कहा कि इक्का बोरॉन के बाद जो तत्व आएगा वो क्या आएगा? स्कैंडियम आएगा। क्या आएगा? स्कैंडियम आएगा। और इक्का जो एल्युमिनियम है उसके बाद क्या आएगा? गैलियम आएगा। क्या आएगा? गैलियम आएगा। और जो इक्का सिलिकॉन है, उसके बाद क्या आएगा? जर्मेनियम आएगा। क्या आएगा? जर्मेनियम आएगा। तो उन्होंने ये खाली जगह छोड़ा था और वास्तविक में ये सब एलिमेंट बाद में पाया गया। बिल्कुल क्या हुआ? पाया गया। तो ये उन्होंने ये पॉजिटिव बातें बता दिया था पहले। भविष्य, जिस तरह भविष्यवाणी किया जाता है वो भविष्यवाणी से ही पहले बता दिया था कि बोरॉन के बाद स्कैंडियम इस प्रकार का कोई स्कैंडियम के प्रकार का तत्व आएगा और एल्युमिनियम के बाद गैलियम प्रकार टाइप का कोई धातु आएगा। और सिलिकॉन के बारे में भी बताया था, सिलिकॉन के बाद जो आएगा वो जर्मेनियम टाइप का कोई धातु आएगा। और बाद में ये बात सत्य निकली थी।
तो उन्होंने दोस्तों काफी हद तक क्या किया था, सही बताया था। लेकिन उस जो दिमित्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल रहा था, वो फ्लॉ होने का कारण, यानी कि फ्लॉप होने का कारण, या फ्लॉप या फेलियर होने का कारण दोस्तों क्या था, तीन चीज मुख्य कारण था। उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कोई जगह नहीं बता पाया था सही से। आइसोटॉप्स का जो जगह होता है वो सही से उन्होंने नहीं बता पाया था। और हाइड्रोजन का सही स्थिति भी उन्होंने नहीं रख पाया था कि हाइड्रोजन को हम कहाँ पे किस तरह से रखें, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है एक होता है, तो हाइड्रोजन इधर भी आ सकता है, हाइड्रोजन इधर भी आ सकता है पीरियोडिक टेबल में। तो उन्होंने हाइड्रोजन का सही जगह नहीं बताया था, नहीं बता पाया था। और उन्होंने दोस्तों कोबाल्ट और निकेल को भी, जो कोबाल्ट निकेल को भी सही से नहीं रख पाया था। तो उसका तीन ये कारण था, बड़े कारण, जिसके कारण से जो दिमित्री मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल टेबल था वो फ्लॉप हो गया। क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। अब हम दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम और पोटेशियम के ऑक्साइड के लिए सही सूत्र का चयन करें। देखिए दोस्तों, बेरियम की बात करें तो हमने क्या देखा था, ये बेरियम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2+ होता है, और जो ऑक्सीजन का होता है, इसमें क्या बोला गया, ऑक्साइड के लिए। तो ऑक्सीजन से, यानी कि बेरियम को ऑक्साइड के साथ एक बार रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो अगर अगर बेरियम को ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो इसका हमारा क्या होगा, दोनों का एक का प्लस है, इसका माइनस है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टू टू दोनों का सेम है, तो जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ इसका क्या हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा बेरियम ऑक्साइड से संबंधित हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो +1 होता है। पोटेशियम की कितना होता है, यानी कि पोटेशियम धातु का हमारा 2 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देख चुके थे पहले दोस्तों। इसका 19 होता है, यानी कि 8 2 10 और 8 18 और 1 19। तो पोटेशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंसी होता है, एक होता है। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका कितना होता है, 2- होता है। तो जब ये आपस में एक्सचेंज करेगा तो KTO का निर्माण करेगा, और एक को यहाँ लिखे या ना लिखे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो बेरियम ऑक्साइड का होगा वो BaO हो जाएगा, और पोटेशियम जो ऑक्साइड होगा वो K2O हो जाएगा। तो बेरियम ऑक्साइड तो सब में है दोस्तों, इसमें भी है, लेकिन बी नंबर पे नहीं थी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और अगर पोटेशियम ऑक्साइड की बात करें तो K2O, तो K2 वो हमारा दोस्तों बी नंबर तो छट चुका है, तो एकमात्र ऑप्शन में है डी नंबर का। एकमात्र ऑप्शन नंबर क्या है, डी नंबर का। तो डी नंबर का हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डैश के बीच के संबंध का परीक्षण किया था। जो मेंडलीव था दोस्तों, उन्होंने दोनों, देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले भौतिक यानी कि फिजिकल तौर पर और केमिकल दोनों के तरीके से उन्होंने पहले उनके गुण धर्म के बारे में जाना। क्या किया था, दोनों के बारे में गुण धर्म के जानने के बाद उन्होंने पीरियोडिक टेबल में सजाने का काम किया था, दोनों तरीके से। तो यहाँ पर डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डैश के रूप में मौजूद होता है। देखिए दोस्तों, अगर हैलोजन की बात करें जैसे हम, तो वो हमारा, अगर हम जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है। लेकिन ये क्या चाहेगा, अपना डुप्लेट को पूरा करना चाहेगा। क्या करेगा, डुप्लेट को पूरा करना चाहेगा। तो कभी भी गैस, जो भी गैस होता है दोस्तों, गैस कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, खुद अपने आप से मिल करके वो H2 का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का गैस है, तो ये भी फ्री स्टेट में नहीं होने के कारण ये डबल दो ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीजन O2 का निर्माण कर लेता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन N2 का, यानी कि गैस जो होता है दोस्तों वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो यानी कि N2 बना लेता है और H2 बना लेता है और O2 बना लेता है। तो O2 बना लेता है दोस्तों, तो जो हमारा जिसका जितना जो जितने यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें बन जाता है दोस्तों, या जितने तत्व के थ्रू से वो दर्शाया जाता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, ऑटोमिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, एटोमोसिटी। एटोमोसिटी कहलाता है, जिसे हम परमाणुकता कहते हैं, जिसे परमाणुकता कहते हैं, जिसे हम परमाणुकता कहते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणुकता बोले तो 2 हो जाएगा, और नाइट्रोजन की परमाणुकता बोले तो भी 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन की परमाणुकता या ऑटोमोसिटी के बारे में बोले तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम क्या देख रहे हैं, 2 परमाणुकता। तो त्रिपरमाणुक अणु बिल्कुल नहीं, एक परमाणुक अणु बिल्कुल नहीं, चतुष्परमाणुक अणु बिल्कुल नहीं, द्विपरमाणुक अणु, द्विपरमाणुक अणु 2 दोस्तों। तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके
डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आवर्ती फलन होने का क्या मतलब है, जो इन्होंने दिमित्री मेंडलीव ने जो सजाया था, मेंडलीव के ने जो पीरियोडिक टेबल को सजाया, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया है। क्या किया है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया है। तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणुिक द्रव्यमान, यानी कि ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे त्रिज्या है, क्रमांक है, अभिक्रियाशीलता, तो बिल्कुल सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा। तत्वों के रासायनिक गुणों का आधार करने के लिए मेंडलीव ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो स्टार्टिंग में ही हमने क्या देखा था दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया गया था? बेस मानकर सभी तत्वों को अरेंज किया गया था। बेस मानकर के सभी तत्वों को क्या कर रहा था? अरेंज कर रहा था, रिएक्शन करवा देख करके अरेंज कर रहा था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं की गई थी? देखिए दोस्तों, नोबेल गैस का पहले भी कल हमने देखा कि जो नोबेल गैस का खोज हुआ था, वो बहुत पीछे हुआ था। क्या हुआ था? बहुत पीछे खोज हुआ था। और जब मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी दिया था, उस टाइम मात्र 63 एलिमेंट का खोज हुआ था। तो उस टाइम क्या था? नोबेल गैस का खोज हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या था? उत्कृष्ट गैस या तो नोबेल गैस कहा जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? तो दोस्तों, हमने क्या देखा? पहले ही देख लिया कि द्रव्यमान पर के आधार पर सजाया था। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल को सजाया था, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? देखिए दोस्तों, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होता है, उसमें हाइड्राइड आयन की बात करें या ऑक्साइड के सूत्र की बात करें, तो हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय गुणों से कोई मतलब नहीं है हमारा, परमाणु क्रमांक से नहीं सजाया गया, बल्कि परमाणु द्रव्यमान से सजाया गया है। रंग, उनके रंग की आवृत्ति बिल्कुल नहीं। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एक का एक लगाकर किया गया था? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था? बस था, बी से क्या हो गया? बोरॉन, ए से एल्युमिनियम, एस से सिलिकॉन। क्या था? सिलिकॉन। तो जो बोरॉन, एका बोरॉन जो हमारा था, एका बोरॉन की बात करें तो ये हमारा इसकी बात क्या आया था? हमारा स्कैंडियम आया था, स्कैंडियम। और एका एल्युमिनियम के बाद जो आया था वो क्या आया था? गैलियम धातु आया था। और सिलिकॉन के जो बाद आया था दोस्तों, उस जर्मेनियम आया था। क्या आया था? जर्मेनियम आया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? स्कैंडम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी देश में प्रकाशित हुई थी? तो देखिए दोस्तों, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, वो लगभग 1872 में प्रकाशित हुआ था। 1872 में, यानी कि सी नंबर का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लेकिन प्रकाशित यहाँ पे बोला गया दोस्तों प्रकाशित हुई थी, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल का खोज उन्होंने शुरू किया था, तब क्या था? 1869 था। लेकिन 3 साल के बाद उन्होंने जाके प्रकाशित हुआ था। तो 1872 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है?
कौन सा कथन गलत है? तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था, बिल्कुल सही। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या? जो खड़ा जो होता है, जो खड़ा हमारा होता है उसको क्या बोला जाता है? समूह बोला जाता है या ग्रुप बोला जाता है। और जो लेटा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त बोलते हैं या तो पीरियड बोलते हैं, आवर्त या तो पीरियड। तो यहाँ पे हमारा ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बारे में समूह कहा जाता है, तो ये भी क्या है? सही है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड कहा जाता है, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। परमाणु क्रमांक नहीं दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ पे ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन आंसर सही हमारा डी नंबर का हो जाएगा। लिखित निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में जाना गया था? हाइड्रोजन का क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोजन का क्षारीय मृदा धातुओं के साथ साथ हैलोजन से सदृश और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। बिल्कुल दोस्तों, हाइड्रोजन को वहां पे क्या किया गया था? सही स्थान नहीं दिया गया था। तो ये इनका क्या था? सही कथन था, सही कथन था। हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हेलोजन के सदृश और हाइड्रोजन को कोई विशेष स्थान नहीं नहीं दिया गया था। यहाँ पे लेकिन दोस्तों, जो धातुओं से समक्षार धातुओं के बारे में बोला गया है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? हमने क्या क्या देखा दोस्तों? तीन चीज का। हाइड्रोजन का सही प्लेस नहीं बता पाया था, हाइड्रोजन का क्या किया था? सही प्लेस नहीं बता पाया था। नोबेल गैस का सही जगह नहीं बता पाया था। और साथ ही नोबेल गैस का दोस्तों उस टाइम तो खोज ही नहीं हुआ था। क्या हुआ था? खोज ही नहीं हुआ था। और साथ ही साथ दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बता पाया था, आइसोटॉप्स के बारे में भी नहीं बता पाया था। तो ये उसका क्या था? ड्रॉबैक था। तो हेलोजन, तो उन्होंने क्या हुआ था? तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो उत्कृष्ट गैस था या नोबेल गैस जो था, वो उस टाइम क्या हुआ था? उसका खोज नहीं हो पाया था, उसका खोज नहीं हो पाया था। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में डैश की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा? आइसोडाइफर, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। समन्यूट्रॉनिक, इसका भी कोई चर्चा नहीं। संभारिक, इसका भी कोई चर्चा नहीं। यहाँ पे दोस्तों आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बता पाया था। आइसोटॉप्स और हाइड्रोजन और साथ ही साथ दोस्तों कोबाल्ट और निकेल का सही स्थिति नहीं बता पाया था। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, बिल्कुल गलत दोस्तों। हाइड्रोजन को निश्चित स्थान मिला ही नहीं था, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान मिला ही नहीं था। तो पहला ही कथन हमारा यहाँ पे गलत कथन है या ऑप्शन है। तो पहला ही हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन सही नहीं होने का बात पूछा गया है। तो ए नंबर का ही हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस समय उत्कृष्ट नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई थी। तो ये कथन क्या है? सही है। क्षार धातुओं की तरह हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनता है, बिल्कुल सही। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, तो ये भी क्या है? कथन सही है। और समस्थानिक का जगह नहीं मिला था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? देखिए दोस्तों, जो ग्रुप कितने होता है? 8 ग्रुप होता था। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, और ये छठा ग्रुप, और ये सातवां ग्रुप, और यहाँ पे ये आठवां ग्रुप। तो इस आठवां ग्रुप की बात करें, तो इस आठवां ग्रुप में दोस्तों क्या था? कोबाल्ट भी था, निकेल भी था, और आयरन भी था। क्या था? कोबाल्ट, निकेल और फेरिक आयरन, ये तीनों तत्व आठवां ग्रुप में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो कॉपर दिया गया है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो कॉपर यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का आविष्कार दोस्तों दिमित्री मेंडलीव ने किया। स्टार्टिंग में जो आवर्त सारणी का इसने
खोज किया, इसीलिए इसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर किसे कहा जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें दोस्तों तो उसे मौजले को बोला जाता है, मौजले को कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन है। तो परमाणु द्रव्यमान से फलन है दोस्तों, तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान संख्या पर, तो सी नंबर पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के आवर्त सारणी में डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु बढ़ते परमाणु द्रव्यमान से दोस्तों परमाणु संख्या को क्या किया, बढ़ते क्रम से आएगा। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस टाइम दोस्तों मात्र 63 एलिमेंट का खोज हुआ था। कितने? मात्र 63 एलिमेंट का खोज हुआ था। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव अवधित सारणी में खोजे ना गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व के बाद में आवर्त सारणी की एक स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था, बोरॉन और एल्युमिनियम और साथ ही साथ सिलिकॉन का जो एका छोड़ा गया था, एका बोरॉन का, एका बोरॉन या तो एका एल्युमिनियम या तो फिर एका सिलिकॉन जो छोड़ा गया था। तो बोरॉन के लिए क्या छोड़ा गया था हमारा, स्कैंडियम। क्या छोड़ा गया था, स्कैंडियम। और एल्युमिनियम के लिए क्या छोड़ा गया था, गैलियम। क्या छोड़ा गया था, गैलियम। और सिलिकॉन के लिए छोड़ा गया था जर्मेनियम। क्या छोड़ा गया था, जर्मेनियम। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सिलिकॉन, यहाँ पे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का जो भी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा गैलियम एकमात्र धातु जी से दर्शाया जाता है, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? तो दोस्तों हमने क्या देखा, बाद में जगह 3 तत्वों को मिला था, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम को। तो जर्मेनियम यहाँ पे हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को, लंबवत यानी कि दोस्तों जो क्या है, जो खड़ा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं या तो ग्रुप बोलते हैं। और जो लेटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, हम आवर्त बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। या तो इसे क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहा जाता है। क्या बोले थे दोस्तों, आवर्त कहा जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक गुण के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो उन्होंने दोस्तों 2 तत्वों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या माना था, बेस माना था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस मान के उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को सजाया था। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन व सोडियम, हाइड्रोजन सोडियम, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को दोस्तों आवधिक स्वभाव माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल को सजाया था वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए दोस्तों, अगर तत्वों को परमाणु द्रव्यमान पर की बात करें तो न्यूलैंड्स ने भी सजाया था। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हमारा दिमित्री मेंडलीव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखने वाली है, बात है, जॉन न्यूलैंड्स ने भी क्या किया था, जॉन न्यूलैंड्स ने भी परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। और जॉन डोबररियर ने, जो जॉन डोबररायर था उसने भी सजाया था। क्या किया था, जो जॉन डोबररायर था उन्होंने भी क्या किया था,
परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो जॉन अलेक्जेंडर रीना दे दिया गया, तो यहाँ पे ये रीना हमारा नाम गलत है। इन्होंने जॉन न्यूलैंड और डोबरेने ने भी दोस्तों, इन्होंने भी क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान को सजाने का कोशिश किया था, लेकिन इन्होंने सही ढंग से नहीं कर पाया था। तो इसीलिए जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो श्रेय जाता है या क्रेडिट जो जाता है वो दिमित्री मेंडलीव को ही जाता है। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही हो सकता था। अगर एक एक पर्सनल पर्सनल होता तो ये अलग होता, ये अलग होता अलग अलग क्वेश्चन में, तो ये हो सकता था। दिमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? तो देखिए दोस्तों, दिमित्री दिमित्री मेंडलीव ने हमारा क्या तैयार किया था? रासायनिक तत्वों के आवर्ती सारणी को तैयार किया था। तो 754 का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर का हो जाएगा। मूल्य तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, मूल्य तत्वों के जो हमारा वैज्ञानिक थे वो दिमित्री मेंडलीव थे। कौन थे? मेंडलीव थे। इससे पहले दोस्तों, इससे पहले न्यूलैंड साहब आए थे, इससे पहले न्यूलैंड्स भी आए थे और डोबेराइनर भी आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सही तरीके से नहीं सजा पाया था। तो सबसे पहले अगर मूल तत्वों पर जो किसी ने सजाया था तो वो दिमित्री मेंडलीव थे। वो कौन थे? दिमित्री मेंडलीव थे। तो सही आंसर यहाँ पे सी नंबर का हमारा हो जाएगा। सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के अवधित प्रकार है, यह डैश का कथन है। देखिए दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया जाए तो सबसे जो सही क्रेडिट अगर जाता है किसी को, द्रव्यमान संख्या के आधार पर किसी को सजाने पे क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो क्रेडिट हमारा मेंडलीव को जाता है। वो क्रेडिट किसका जाता है? मेंडलीव को जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन के बारे में सही जगह नहीं मिला था, और आइसोटॉप्स के बारे में भी सही नहीं बता पाया था, और कोबाल्ट और निकेल के बारे में भी सही से नहीं बता पाया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देती है। तो देखिए दोस्तों, जो कोबाल्ट और निकेल होना चाहिए, अगर कोबाल्ट की परमाणु द्रव्यमान की संख्या की बात करें, अगर निकेल की द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है कोबाल्ट से। कोबाल्ट से क्या होता है? कम होता है। लेकिन फिर भी क्या है, कोबाल्ट जो है निकेल से पहले अरेंज कर दिया था। उन्होंने क्या किया था? पहले अरेंज कर दिया था, इसीलिए उसका मेंडलीव का जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो फेलियर के अंतर्गत में आया था। तो जो सी नंबर का यहाँ पे कोबाल्ट निकेल से पहले दिखाई देती है, सही हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये दोस्तों, परमाणु भारों या द्रव्यमान की बात करें तो वो किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था। तो मेंडलीव का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमने ये पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि न्यूलैंड्स ने भी द्रव्यमान के आधार पर सजाया था और डोबेराइनर ने भी सजाया था, लेकिन जो सटीक जो सही क्रेडिट किसी को जाता है सजाने का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो वो मेंडलीव को जाता है। लेकिन आगे हम यह भी देखेंगे दोस्तों कि इन सबका पीरियोडिक टेबल क्या होगा? फेलियर साबित होगा। और जो मोजले आएंगे उनका, मोजले के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल दिया जाएगा वो क्या होगा? सही साबित होगा। वो सही साबित होगा, और अभी भी वही पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो देखिए दोस्तों, मेंडलीव ने क्या कहा था कि ब्रोन के बाद स्कैंडियम आएगा और एल्युमिनियम के बाद गैलियम आएगा। पूरा कट कर देना। देखिए दोस्तों, मेंडलीव ने क्या कहा था कि जो ब्रोन के बाद हमारा क्या आएगा? स्कैंडियम आएगा, और एल्युमिनियम के बाद गैलियम आएगा, और ब्रोन के और सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आएगा। तो उन्होंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया था, यानी कि अनुमान लगा दिया था, या तो पहले ही बता दिया था कि इनके बाद ये तत्व आने वाले हैं। तो उनकी अगर तो वो प्रेरित की बात करें तो मेंडलीव को जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। समूह या तो उसे ग्रुप कहा जाता है, समूह या तो ग्रुप कहा जाता है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था तब 63 एलिमेंट था दोस्तों, तो ये बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो बाद में दोस्तों हमारा कितने तत्व आए थे? स्कैंडियम आया था, और गैलियम आया था, और फिर जर्मेनियम आया था। फिर क्या आया था? जर्मेनियम आया था। फिर जर्मेनियम आया था। तो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, तो ये हमारा किस में दिया गया है? तो एकमात्र ऑप्शन है दोस्तों हमारा कि कौन सा? बी नंबर का। कौन सा है? बी नंबर का है। स्कैंडियम, गैलियम, यहाँ पे कैल्शियम आ गया, तो ये हमारा कट गया। स्कैंडियम, गैलियम, मैग्नीशियम, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो दोस्तों, कट गया। स्कैंडियम, गैलियम, सोडियम, तो ये भी ऑप्शन क्या हो, कट गया। तो एकमात्र ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो वो दोस्तों हमने पिछले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि 1869 में उन्होंने क्या किया था, अपना उन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में काम करना शुरू किया था, लेकिन उसे सफलता 1872 में जाके मिला और उसे जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया गया। तो डी नंबर के यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? देखिए दोस्तों, इक्का बोरॉन हमारा क्या था, स्कैंडियम था, और इक्का एल्युमिनियम जो था हमारा क्या था, गैलियम था। क्या था? गैलियम था। तो यहाँ पे हमारा गैलियम धातु क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है? तो ये दोस्तों मेंडलीव ने कहा था। किसने कहा था? मेंडलीव ने कहा था। तो सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडलीव द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज के हमारे दोस्तों इतने ही सवाल थे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आप देखते होंगे कि जितने थ्योरी मैंने बताया दोस्तों, पीरियोडिक टेबल के क्लास में जितने थ्योरी में बताता हूँ दोस्तों, अगर उतने ही थ्योरी को आप पढ़ लेते हैं तो इससे सारा क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे को अगर पढ़ लेते हैं तो इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने बता दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं और रिविजन कर लें। बार बार रिविजन करें तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।